स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इसका 8वां क्वेश्चन है। क्योंकि पहली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, इस वीडियो में हम 8 से 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5 में रिलेशन a, b सच दैट ए मोड में a माइनस के b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट ए मोड में a माइनस के b एक सम है। a माइनस b एक ऐसी संख्या है जो हमारा मोड में है और वो कैसी है, सम है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य के लिए हमको क्या जांच करनी है? स्वतुल्य के लिए हमको जांच करनी होती है a रिलेटेड a होना चाहिए, मतलब a से a का संबंध होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा, देखिए a माइनस b होता, लेकिन यहाँ पे a माइनस a रखा जाएगा मोड में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। जब a में से a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 भी क्या है, ये हमारी एक सम संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं जो कि एक सम है, इसलिए R स्वतुल्य है। इसके बाद हम देखेंगे सममित है या नहीं है। सममित के लिए हमको क्या देखना होता है? सममित के लिए देखना होता है A रिलेटेड B होना चाहिए और B रिलेटेड होना चाहिए A। तो स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं A माइनस B मोड में क्या है, ये एक सम संख्या है, तब मोड में B माइनस ए बी क्या होगी, एक सम संख्या ही होगी। तो इसका मतलब है कि R हमारा सममित भी है। अब देखते हैं हम R संक्रमक है या नहीं है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमको हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए A रिलेटेड B, B रिलेटेड C और A रिलेटेड C। इस प्रकार कंडीशन होनी चाहिए, और ये सब किससे रिलेटेड होने चाहिए, A से R से। तो अब देखते हैं, देखिए मोड में A माइनस B ये क्या है, तुम्हारा सम है। तो ये B माइनस के A भी क्या है, हमारा सम है। ये हमने जो है यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या A माइनस सी बी एक सम है। देखते हैं ये सम है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम इस प्रकार करते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर ये सम है। इसको हमने जोड़ लिया है, ऐड कर लिया। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर क्या है, सम है। तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बी क्या हुआ, आपका सम। तो इसलिए हमारा ये मोड में a माइनस सी बी क्या है, सम है। तो इसका मतलब ये सही बात है। तो हमारा जो है ये हमारा संबंध R जो है कैसा, संक्रमक भी है। तो स्टूडेंट, जब हमने ये तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रमक सिद्ध कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हो गया, इसमें संबंध है। इसके बाद में इसमें अन्य बातें भी दी हुई है, आइए उनको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अन्य बातें दी हुई है। अब हमको दिखाना है कि 1 3 5 एक सेट जो है, एक सेट है 1 3 5, इसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए मोड में 1 माइनस के 3 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आता है 2, और ये क्या है, हमारी सम संख्या है। अब मोड में 3 माइनस के 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 2, और ये भी क्या है, सम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है 135 के
एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो लिख सकते हैं हम 135, इसलिए 135 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमको दिखाना है इसी में कि 2,4 के भी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए 2,4 ले लिया हमने, और 2,4 का हम इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये सम रह जाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है कि इसके भी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। तो लिख सकते हैं 2,4 के एलिमेंट के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद में हमको दिखाना है 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट देखते हैं ये किस प्रकार संबंधित नहीं है। देखिए हमारे पास एक सेट है 135 का और एक सेट है हमारे पास 2,4 का। तो इसके जो एलिमेंटों की संख्या है वो कितनी है, क्या है, विषम है, और इसके एलिमेंट की संख्या क्या है, सम है। तो देखिए हमारा कभी भी जब हम विषम में से सम घटाते हैं तो क्या आता है, विषम आता है। इसके एलिमेंटों की संख्या क्या है, विषम, और इसके एलिमेंटों की संख्या क्या है, सम। तो विषम में से सम घटाते हैं तो वो क्या आता है, विषम आता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका 11 में से 6 घटा दो तो कितना आएगा आपका 5। तो इसका मतलब है कि हमारा विषम में से सम घटाने पे क्या आया, विषम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए स्टूडेंट टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को लिखने में, इसलिए क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और सीधा उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग z सच दैट x है 0 से लेकर 12 तक में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक इक्वलता संबंध है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है R a, सच दैट a माइनस के b 4 का एक गुणज है, और दूसरा दे रखा है सेकंड R a, b सच दैट a इक्वल b। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है एक सेट और जिसके एलिमेंट है 1, 2, 0 से लेकर 12 तक, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दे रखे हैं। और हमारा फर्स्ट हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है फर्स्ट में, तो एक रिलेशन दे रखा है फर्स्ट में, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा a, b सच दैट मोड में a माइनस b 4 का एक गुणज है। जो दे रखा है, तो हम सहतुल्य के लिए देखेंगे। सहतुल्य के लिए देखेंगे हमारे पास हम सहतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड ए होना चाहिए, मीन्स ए का हमारा जो है रिलेशन बनना चाहिए, ए का रिलेशन बनना चाहिए। तो हमको इसके लिए क्या देखना है, ए माइनस ए
क्या बनना चाहिए, 4 का गुणज बनना चाहिए। तो a माइनस ए क्या बन जाएगा, 0। a माइनस ए क्या बन जाएगा हमारा 0, जो कि हमारा 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है मीन्स 4 का एक गुणज है। तो इसलिए 8 हमारा क्या बन गया, स्वतुल्य बन गया। 8 स्वतुल्य है। इसके बाद हम देखते हैं सबमिट के लिए। सबमिट के लिए हमको क्या देखना है, वही a रिलेटेड b, b रिलेटेड a, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए a माइनस b हमारा क्या है, 0 है, या सॉरी 0 नहीं है, 4 से विभाज्य है। a माइनस b बराबर हमारा क्या है, 4 से विभाज्य है। तो b माइनस ए बी क्या होगा हमारा, 4 से विभाज्य होगा। b माइनस ए बी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो इसलिए हमारा r सम्मित है। अब हमको देखना है कि r संक्रमक है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, a माइनस b हमारा क्या है, 4 से विभाज्य है। तो b माइनस ए बी क्या है हमारा, 4 से विभाज्य है। तो हमारा c माइनस ए बी क्या हो, सॉरी a माइनस सी भी हमारा क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने 8वें क्वेश्चन में दिखाया है, उसको इस प्रकार दिखा सकते हैं हम, a माइनस बी प्लस b माइनस सी 4 से विभाज्य है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी 4 से विभाज्य। तो ये तुम्हारा b कैंसिल, तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 से विभाज्य। तो इसका मतलब है कि हमारा a माइनस सी भी क्या हो गया, 4 से विभाज्य, इसलिए r संक्रमक है। तो स्टूडेंट, अब हमने दिखा दिया है कि r हमारा जो रिलेशन था फर्स्टमा 9वें का फर्स्टमा पार्ट में, कि वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो इसलिए हमारा r क्या है, r एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट r एक रिलेशन दे रखा है, जो दिया है a कॉमा b सच दैट a इक्वल b दे रखा है इसमें। तो स्टूडेंट, जब a इक्वल b है तो हमारा स्वतुल्य के लिए a रिलेटेड a होना चाहिए। इसका मतलब हमारा a इक्वल ए बी होगा ही, ये तो निश्चित बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि r हमारा स्वतुल्य है। इसके बाद में हम देखेंगे सम्मित है या नहीं है। तो जब देखिए a रिलेटेड b हमारा होना चाहिए और b रिलेटेड a होना चाहिए, तो a इक्वल b है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा b इक्वल a भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि r हमारा सम्मित है। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि r संक्रमक है या नहीं है। देखिए, इसमें हमको देखना a रिलेटेड b, b रिलेटेड c और a रिलेटेड c होना चाहिए। तो a इक्वल b है, तो हमारा क्या होना चाहिए, b इक्वल a, हमने ऊपर सिद्ध कर लिया ये है। तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, a इक्वल c भी होगा, तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हमारा r संक्रमक भी है।
तो जब हमारा ये तीनों हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रमक दिखा दिया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R हमारा एक तुल्यता संबंध है। अब स्टूडेंट, इसकी जो शेष बात है, इसमें दिया है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये और दे रखा है, तो आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। ये पहले पार्ट के लिए हम मान लीजिए A=1 ले लेते हैं। A=1 ले लेते हैं, तो वहां पर हमारी कंडीशन क्या है? वहां पर हमारी कंडीशन है A - B और ये हमारा 4 से विभाज्य होना चाहिए। ये तो कंडीशन है। तो A=B ले लिया, तो हमारे B के मान कितने होंगे? B के मान होंगे एक तो 1 ही, क्योंकि A - B ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि A का भी मान 1 और B का भी मान 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या? 0 है, हमारे 4 से विभाज्य है। तो अब हमको B का दूसरा मान क्या है? B का मान, अब हम मान लीजिए A का मान तो A रहेगा 1 ही, B का मान कितना हो जाएगा दूसरा? 5। B का मान दूसरा हो जाएगा 5, क्योंकि 1 में से 5 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 4, और 4 से क्या होगा आपका? विभाज्य हो जाएगा 4। अब B का तीसरा मान क्या लेंगे? B का तीसरा मान लेंगे हम 9, क्योंकि हमारा 1 घटेगा 9 में से कितना रह जाएगा? 8, और 8 हमारा क्या रहेगा? 4 से विभाज्य रहेगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक जो है, इसको रिलेशन हम कह सकते हैं, या सॉरी, इसको सेट कह सकते हैं। क्या बन जाएगा तुम्हारा? 159, ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हमको क्या लेना है कि हमको क्या लेना? B लेना है। A=B लेना है। तो इसके लिए हमारा सेट क्या बनेगा? क्योंकि A खुद से ही रिलेटेड होगा। A हमारा क्या है? A खुद से ही रिलेटेड होगा, खुद से ही संबंधित होगा या रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। तो हमारा एक ऐसा ही सेट क्या बन जाएगा? C क्या बन जाएगा? 1 के लिए। तो स्टूडेंट, ये 9वां क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला दे रखा है, सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो और न संक्रमक हो। तो इस पे हमको 5 इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं और हमको 5 में एग्जाम्पल देने हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हमको क्या देना है? पहले के लिए 10 के फर्स्ट में हम मान लीजिए A हमने एक सेट ले लिया और इसके एलिमेंट मान लिया हमने 1 2 3 ले लिए। तो इसमें हमको क्या दिखाना है कि वह सममित हो, न तो स्वतुल्य हो और न संक्रमक हो। तो देखिए, एक ये हमने इसका रिलेशन ले लिया 1 का 2 से और 2 का 1 से, ये हमने इसका रिलेशन बना लिया। तो यहाँ पे क्या है हमारा? R जो है, R स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है? सम्मित है। और संक्रमक है? संक्रमक नहीं है। देखिए, R हमारा स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे होना चाहिए था 1 है तो 1 के साथ 1 आना चाहिए था, 2 है तो 2 के साथ 2 आना चाहिए था, यानी कि A होना चाहिए था। तो इसलिए R हमारा स्वतुल्य नहीं है। और हमारा सम्मित क्यों है? क्योंकि A के साथ B आना चाहिए था और फिर B के साथ क्या आना चाहिए था? A आना चाहिए था। इसका मतलब ये सम्मित है। और संक्रमक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे कि हमारा 1 के साथ हमारा 2, अब 2 के साथ कितना आना चाहिए था? 2 के साथ हमारा आना चाहिए था, मान लीजिए 1 दे दिया इसने, लेकिन 2 के साथ आना चाहिए था कोई और नंबर, 3 या कोई भी, लेकिन जो है इस प्रकार ये नहीं है, तो इसलिए संक्रमक नहीं है। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा ये है, मतलब 10 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हमको दिखाना सेकंड में, इसका 10 का सेकंड पार्ट, संक्रमक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। अब मुझे दिखाना है कि संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं हो। तो देखिए, मानते हैं R एक रिलेशन मानते हैं हम, इसमें A, B हमारा होना चाहिए A स्मॉल देन B, A स्मॉल देन B होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए, हम पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं।
स्वतुल्य के लिए देखते हैं, तो क्या हमारा ए छोटा होगा ए से, क्योंकि हमको इसमें ए रिलेटेड ए चाहिए। तो क्या हम हमारा यहाँ पे ए से छोटा हो सकता है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, हमारा आर जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये इज नॉट इक्वल था, इज नॉट मतलब हमारा जो है इज नॉट स्मॉल देन, तो ये हमारा जो है आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम समित के लिए देखते हैं इसी प्रकार। समित के लिए हमको क्या देखना है कि ए स्मॉल देन बी, तो क्या हमारा बी स्मॉल देन ए होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए हमारा बी से छोटा है। तो क्या बी ए से छोटा हो जाएगा? नहीं, नहीं। तो ये इसको लिख देंगे बी इज नॉट स्मॉल देन ए। तो इसका मतलब है कि आर हमारा सममित नहीं है। इसके बाद में हमको देखना संक्रमक है या नहीं। संक्रमक तो हमको चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा संबंध हो जो स्वतुल्य हो, जो स्वतुल्य न हो, सममित न हो, लेकिन संक्रमक हो। तो हमारा देखिए ए स्मॉल देन बी और बी हमारा स्मॉल देन होना चाहिए सी से, मतलब ए बी से छोटा होना चाहिए, तो बी सी से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ए और सी में क्या संबंध बन जाएगा, हमारा ए छोटा हो जाएगा सी से। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर हमारा संक्रमक है। 10 का थर्ड पार्ट, सेकंड तो हमने कर दिया है। 10 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रमक न हो। स्वतुल्य भी हो, सममित हो, लेकिन संक्रमक नहीं हो। तो हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, इसके एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3, आर एक्स रिलेशन ले लिया और जिसके एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, और हम ले लेते हैं 1 3 और 3 1। क्या है हमारे एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। तो देखते हैं कि आर हमको ये स्वतुल्य है या नहीं है। आर स्वतुल्य के लिए हमको चाहिए ए रिलेटेड ए। तो देखिए ए रिलेटेड इसमें ए है, क्या है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो इसका मतलब कि आर हमारा स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं सममित है या नहीं है। तो इसके लिए चाहिए हमको ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड होना चाहिए ए, मतलब इस प्रकार कंडीशन होनी चाहिए ए बी और बी ए, इस प्रकार कंडीशन होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे है 1 2 है और यहाँ पे क्या है 2 1 है, 1 3 है और ये यहाँ पे क्या 3 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि आर हमारा सममित है। अब हमको दिखाना है कि आर हमारा संक्रमक नहीं है। तो संक्रमक के लिए हमको क्या दिखाना होता है, ए रिलेटेड होना चाहिए बी से, बी रिलेटेड होना चाहिए सी से और फिर ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। तो हमारा देखिए यहाँ पे कहीं भी इस प्रकार का, मान लीजिए हमारा इस प्रकार होता 1 2 है और 2 के साथ क्या होना चाहिए था, 2 के साथ होना चाहिए था 3 और फिर क्या होना चाहिए था 1 के साथ 3 होना चाहिए था। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनना है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, इस रिलेशन में 1 2 तो है लेकिन 2 3 है, क्या है 2 3 नहीं है, और 1 3 है लेकिन 2 3 नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है हो गया कि हमारा आर संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं, 10 का फोर्थ।
सॉल्यूशन इसका भी, इसमें भी हमको एग्जाम्पल देना है। सहतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सममित न हो, ये हमको एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इसमें हम आर एक रिलेशन मान लेते हैं, ए कॉमा बी, ए की क्यू ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए बी की क्यू से, ये हमने रिलेशन इसमें माना है। तो देखिए अब हमको सहतुल्य के लिए क्या चाहिए, सहतुल्य के लिए हमको चाहिए कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, मतलब ए कॉमा ए होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए की पावर 3 इक्वल तुम्हारा बैठेगा, इक्वल या इससे ग्रेटर देन बैठेगा तुम्हारा ए की पावर 3 से, मतलब यहाँ पे ये इक्वल आपका बैठ रहा है क्योंकि ए की क्यू और ये तुम्हारा इक्वल बैठ जाएगा ए की क्यू के। तो इसका मतलब कि आर हमारा सहतुल्य है, आर सहतुल्य है। अब इसके बाद में हमको देखना है कि आर सममित है या नहीं है। पहले सममित के लिए देख लेते हैं। सममित इसमें हमको नहीं दिखाना है, वैसे ये सॉरी सममित नहीं दिखाना, संक्रमक हमको दिखाना संक्रमक, तो सममित नहीं है। देखते हैं ए की क्यू इक्वल और ग्रेटर देन बी की क्यू, तब देखिए हमारा बी की क्यू ग्रेटर देन और इक्वल ए की क्यू के नहीं होगा, ये क्या होगा आपका नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर हमारा सममित नहीं। हमको दिखाना है कि आर संक्रमक है, संक्रमक। तो देखिए हमारा ए की क्यू ये आपका इक्वल और ग्रेटर देन है बी की क्यू से, तो बी की क्यू और बी की क्यू ग्रेटर देन और इक्वल होगा सी की क्यू से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे तब हमारी कंडीशन बन जाएगी कि ए की क्यू ग्रेटर देन और आपका इक्वल बैठ जाएगा सी की क्यू से। तो इसका मतलब हमारा कंडीशन बन गई ए रिलेटेड हो गया बी और बी रिलेटेड हो गया सी से और ए रिलेटेड हो गया आपका सी से, तो ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर हमारा संक्रमक है, आर संक्रमक है। तो स्टूडेंट आइए इसका 5वां पार्ट भी देख लेते हैं। 10 का 5वां पार्ट, इसमें हमको एक ऐसे संबंध का एग्जाम्पल देना है जो सममित और संक्रमक तो हो किंतु सहतुल्य न हो। इसमें हम एक सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3। रिलेशन हम स्थापित करते हैं ए और बी सच दैट 0 से ये बड़ा हो और ए माइनस बी मोड में 0 से बड़ा हो और 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो, इस प्रकार का। तो हम रिलेशन जो इसको बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 2 2 1 1 3 3 1 और अगला 2 3 और 3 2। तो ये हमारा एक जो है रिलेशन में ये डिनोट कर दिया इस कंडीशन पर। इसके बाद में हम अब देखते हैं सहतुल्य इसमें है या नहीं, क्योंकि सहतुल्य हमको ये नहीं दिखाना है। तो देखिए ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, जबकि ऐसा कहीं नहीं है क्योंकि 1 1 या 2 2 या 3 3 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग आर, आर हमारा सहतुल्य नहीं है। सममित के लिए ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए 1 2 है, 2 1 है, ए बी है और बी ए है, 1 3 है, 3 1 है, इसी प्रकार 2 3 है और 3 2 है। तो इसका मतलब ये हमारा आर सममित है, आर सममित है। इसके बाद में संक्रमक देखते हैं। इसी कंडीशन होगी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से
और AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए हमारा 1 2 है, 1 2 के बाद में क्या 3 1 है, और अब क्या होना चाहिए 1 3, तो 1 3 हमारा ये रहा। देखिए 1 2 है, 3 1 है और 1 3 है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि R हमारा जो है संक्रमक है। तो यही एग्जाम्पल हमको देना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इक्वल P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R इक्वलता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे हम R हमारा क्या है इसको लिख लेते हैं, ये है PQ। P और Q दो ऐसे बिंदु हैं सच दैट बिंदु P, यहाँ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये हमको दे रखा है। देखिए हम यहाँ पे इसको चित्र की सहायता से समझा रहे हैं, बहुत अच्छी से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है O और ये है हमारा मूल बिंदु, ये हमारा क्या है मूल बिंदु। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे है P, एक बिंदु यहाँ पर है Q, ये यहाँ पे हमारा है बिंदु R और ये हमारा है S और इधर को मान लीजिए T। तो ये हमारे बिंदु है। देखिए हमारी OP की और OQ की दूरी समान है, हमको दिया है सिलेक्शन में। तो सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है सहतुल्य है ये संबंध। तो सहतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है, A, A बिलोंग करना चाहिए R से। इसका मतलब है कि OP इक्वल होना चाहिए OP के, जो कि है। इसका मतलब कि R हमारा सहतुल्य है। ठीक, इसके बाद में सममित के लिए हम आते हैं। तो हमको दिखाना है A, B बिलोंग करना चाहिए R से, B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए यहाँ पे OP इक्वल कितना है OQ के, OP इक्वल OQ के उसमें दिया भी है और हमने ये बिंदु माने भी हैं। ये बिंदु हमने सारे समान दूरी पर माने, जैसे OP, OQ, OR, OS, OT ये हमारे क्या है समान दूरी पर है। तो तब हमारा OQ इक्वल होगा OP के, ये तो दूरी समान है। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि R हमारा सममित है। इसके बाद में हम देखते हैं कि R हमारा संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमक के लिए हमको क्या कंडीशन होनी चाहिए, A, B रिलेटेड होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R से, BC भी बिलोंग करना चाहिए R से और AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस चित्र के अनुसार OP इक्वल OQ है। तो ये पहली शर्त पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त है BC बिलोंग कर रहा है R से। तो मान लीजिए OQ OR के इक्वल है, तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या OP OR है, OP OR है, ये भी है, क्योंकि हमारी दूरी सारी समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R हमारा संक्रमक है। अब जब ये तीनों हमारे सिद्ध हो चुके हैं कि ये हमारा रिलेशन सहतुल्य सममित और संक्रमक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें तुल्यता संबंध भी पूछ रहा है। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में दूसरी बात पर आते हैं, हमने कर दिया है। दूसरी बात है इसमें, पुनः सिद्ध कीजिए कि
P इज नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यहाँ पर दिया P इज नॉट इक्वल 0 0, वह एक बिंदु हो, वह एक बिंदु हो, एक बिंदु हो जिसकी मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से दूरी जिसकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये समान हो, मूल बिंदु के समान हो, अर्थात हमारा जो है O जो है 0 0 क्या है, एक मूल बिंदु है, अर्थात O 0 0 हमारा मूल बिंदु है, क्योंकि ये इसने कहा है। अब हमने इसको जो OP है या OQ है या OR है, इसको मान लिया हमने R, तो इसको हम लिख सकते हैं तथा OP बराबर R मान लिया हमने, तब P इज नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से, इससे संबंधित बिंदु कौन कौन से हैं, Q R S T, से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से R दूरी पर स्थित होंगे, तो समान दूरी पर स्थित होंगे, और ये जो है ये दूरी जो है हमारी क्या है, वृत्त की रेडियस बन जाएगी। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः P नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त है। मतलब इसके जो ये बिंदु हैं जैसे P Q R S T, ये क्या है, ये एक इनसे जो संबंधित समुच्चय है वो एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा है, तथा यह वृत्त बिंदु P से होकर जाता है, तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था, और ये हमने आपको सिद्ध कर लिया है, हमने इसका सिद्ध कर लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R दे रखा है, T1, T2, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R का संबंध है, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो देखिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। इसमें हमको दे रखा है ए जो दे रखा है वो दे रखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमको दे रखा है। तो R हमारा रिलेशन किस प्रकार परिभाषित है इसको देख लेते हैं। T1 T2 such that T1 T2 कैसे हैं, समरूप हैं,
के समरूप है। ये हमारा समरूप है, ये हमारा रिलेशन है। तो देखिए सहतुल्यता की जांच करते हैं, सहतुल्य की, सहतुल्य है या नहीं है। तो देखिए हमारा सहतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, सहतुल्य के लिए हमारा होना चाहिए ए बिलोंग करना चाहिए आर से। इसका मतलब है T1 और T1 बिलोंग करना चाहिए आर से, तो इसमें करेगा, क्योंकि जब T1 T2 समरूप हैं तो इसका मतलब है T1 T1 भी समरूप होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं आर हमारा सहतुल्य है, आर सहतुल्य है। अब सममित की बात करते हैं। सममित में क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से। तो स्टूडेंट जब हमारा T1 और T2 हमारे समरूप हैं तो इसका मतलब है कि T2 और T1 भी हमारे कैसे होंगे, समरूप ही होंगे, क्योंकि हमारे T1 और T2 हमारे क्या थे, समरूप थे, तो हमारे T2 और T1 भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि R हमारा सममित है, R एक सममित संबंध है। इसके बाद में हम आते हैं संक्रामक। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए T1 T2 इसी प्रकार ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहा है R से, तो T2 और T3 भी बिलोंग करेगा हमारा R से, क्योंकि ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तब T1 और T3, T1 और T3 भी क्या होंगे, समरूप ही होंगे और ये R से बिलोंग करेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि R एक संक्रामक है, यह संक्रामक संबंध है, R संक्रामक है। और जब R संक्रामक है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये हमारा एक तुल्यता संबंध सिद्ध करवा रहा है। हाँ, एक तुल्यता संबंध सिद्ध करवा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद में इसमें जो दूसरी बात दी है उसको देखते हैं। हमारा T1 की जो भुजाएं दी है वो उसमें दिए हैं 3, 4 और 5, T2 की दिए हैं 5, 12 और 13, और T3 की दिए हैं 6, 8 और 10, ये दी। तो जब ये दी हैं तो इसका मतलब है कि जब हमारा जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में भी एक अनुपात होता है। तो इसका मतलब हमारा 3, 5, 4, 12 या 5, 13 से तो कोई हमारा अनुपात बन नहीं रहा है। यदि हम T1 और T3 को देखें ध्यान से तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा T1 और T3, यदि हम देखें तो इसको बन जाएगा 3/6 और फिर बन जाएगा हमारा इक्वल ये 4/8 और फिर इक्वल इसको करेंगे 5/10। तो इनको यदि हम काटें तो 1/2 बनना है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 बनना है ना। तो 1/2 बनना है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है T1 और T3, T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित है। तो ये हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। 13 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में आर्क रेखा P1, P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। देखिए ए हमारे पास क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त और आर क्या है, आर है हमारा P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या
समान है, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको सहतुल्य सिद्ध करना है। सहतुल्य के लिए हमको चाहिए ए बिलोंग करना चाहिए R से। तो यहाँ पे P1 और P1 भी बिलोंग करेगा R से, क्योंकि जब P1 में और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P1 में भी क्या होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि R हमारा सहतुल्य है। इसके बाद में सममित को देखते हैं। सममित देखिए, यहाँ पे A B बिलोंग करना चाहिए R से और B A बिलोंग करना चाहिए R से। ये भी हमारा कर जाएगा, क्योंकि देखिए जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 में भी क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि R हमारा सममित है। हम देखते हैं संक्रमक है या नहीं। इसमें हमको देखना है A B बिलोंग करना चाहिए R से, BC बिलोंग करना चाहिए R से और AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P3 में भी हमने भुजाओं की संख्या समान मान ली। तो अब हमारा जब इनमें समान है और P2 और P3 में समान है तो P1 और P3 में क्या होगी, भुजाओं की संख्या समान रहेगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि R हमारा संक्रमक है। और इस प्रकार तीनों बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक हमने ये सिद्ध कर लिया। अब इसमें दूसरी बात उसको देखते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी है, तीन, चार और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित सभी समुच्चयों का हमको ज्ञात करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा बता देते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अब भुजाओं तीन, चार तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि 3, 4 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित वही बहुभुज संबंध होगा जिसमें भुजाओं की संख्या आपकी 3 होगी, वही संबंध। अतः इसको हम लिख सकते हैं 3, 4 तथा 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज, जो बहुभुज है उससे संबंधित, जैसे बहुभुज में से हमको ऐसे वो छांटने थे जो समकोण त्रिभुज जिसकी 3, 4, 5 भुजाएं हैं उनसे संबंधित है, तो वही बहुभुज संबंधित होंगे जिनकी भुजाएं कैसी होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 3, 4 तथा 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज एक त्रिभुज या त्रिभुज होगी।
त्रिभुज लिख सकते हैं, एक त्रिभुज है। तो स्टूडेंट इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित सममित रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2 such that L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है तथा रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा एक समुच्चय है A मान लो इसको, या L भी क्या मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए। एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसको हम L भी मान सकते हैं। L एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय है, एक ही बात है। अब इसमें हमारा रिलेशन क्या दिया है, R में दिया है L1 L2 such that L1 समानांतर का चिन्ह लगा देते हैं L2 की। L1 और L2 क्या है, हमारे पैरेलल है। तो ये हमारे L1 L2 पैरेलल है। तो अब देखते हैं कि ये हमारा जो है समतुल्य है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ए होना चाहिए हमारा क्या में, R में। तो देखिए हमारा जब L1 L2 हमारी पैरेलल है तो L1 और L1 भी क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। इसलिए देख सकते हैं R एक समतुल्य है, R समतुल्य है, R समतुल्य हो गया हमारा। इसके बाद में सममित के लिए अब देखते हैं इसमें होना चाहिए AB बिलोंग R, BA बिलोंग R। देखिए L1 और L2 हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो L2 और L1 भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। इसको हम लिख सकते हैं R हमारा सममित है, सममित संबंध है। इसके बाद में संक्रमक के लिए देखते हैं। देखिए L1 L2 इसमें हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको मालूम है क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं हम। AB होना चाहिए रिलेटेड R से, BC रिलेटेड होना चाहिए R से और AC भी रिलेटेड होना चाहिए R से। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं L1 L2 हमारा रिलेटेड है R से, तो L2 L3 हमारा रिलेटेड है R से। तब क्या बन जाएगी कंडीशन, यदि तब हमारी बन जाएगी L1 और L3 भी रिलेटेड होगा R से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R हमारा संक्रमक है। तो हमने संक्रमक सिद्ध कर दिया। इसके बाद में जब हमने तीनों बातें सिद्ध कर दी तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। हमने तुल्यता संबंध की बात लिख दी। इसके बाद में इस क्वेश्चन में आगे दिया है रेखा y इक्वल 2x + 4 से संबंधित सममित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको रेखा y से संबंधित सममित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। अब इसको इस प्रकार कह सकते हैं, अब रेखा y इक्वल 2x + 4 में या 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं शामिल होंगी या सम्मिलित होंगी या होंगी जो y इक्वल 2x + 4
के समांतर होंगी, समांतर हैं। ठीक है, परंतु देखते हैं परंतु यहाँ पे हम देखते हैं y इक्वल 2x प्लस 4 की प्रवणता, इसकी प्रवणता कितनी है, m बराबर 2 है, क्योंकि इसकी हम तुलना यदि रेखा के समीकरण इससे करते हैं, रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा समीकरण होता है mx प्लस c से करने पर, यहाँ पर रेखा की प्रवणता कितनी निकलती है, 2। अतः रेखा y इक्वल 2x प्लस 4 से संबंधित रेखा y बराबर mx प्लस c के रूप की होंगी, क्योंकि जब समांतर होंगी तो इसके रूप की तो होंगी, के रूप की होंगी, जहां c एक अचर है। तो स्टूडेंट ये भी हमने 14वां क्वेश्चन भी मतलब जो इसका प्रूफ करने वाला भाग का प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में हमको दिया है, मान लीजिए कि समुचित दे रखा है 1 2 3 4, R एक रिलेशन दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो हमको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ए दिया है, ए मान लेते हैं इसको 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है, इसमें 1 है, 1 2 है, 2 2 है और 1 1 है और 4 4 है और 1 3 है और 3 3 है और भी दिया है 3 2 है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है और 3 2 भी है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए सहतुल्य के लिए हमको क्या चाहिए, सहतुल्य की जांच करते हैं, ए होना चाहिए, ए बिलोंग होना चाहिए आर से। तो इसमें देखिए 1 1 है, 4 4 है और 3 3 भी है, तो इसका मतलब है कि आर हमारा सहतुल्य है। आर तो सहतुल्य है, ये बात हमने ज्ञात कर ली। सममित है या नहीं है ये और ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए ए बी रिलेटेड बी, मतलब ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से और बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, इस तरह का कंडीशन होनी चाहिए। देखिए 1 2 है क्या, 2 1 है, 2 1 नहीं है। देखिए 1 3 है क्या, 3 1 है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि इज नॉट बिलोंग आर, इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारा सममित नहीं है। इसके बाद में देखते हैं संगमक। संगमक के लिए होना चाहिए ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से और ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं इसमें हमारा, देखिए ये हमारा 1 2 है और 2 2 है, 1 2 है और 2 2 है। तो अब क्या देखेंगे हम, क्या 1 2 है, 1 2 है, ये सेम है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 3 है और 3 3 है और फिर हमको क्या चाहिए 1 3, तो 1 3 सेम है। तो इसका मतलब ये हमारा संगमक है। तो इसको लिख सकते हैं आर संगमक है। तो स्टूडेंट हमारी इसमें क्या बात निकली कि सममित तो नहीं है लेकिन सहतुल्य और संगमक है। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा बनेगा, विकल्प हमारा बी सही होगा, मतलब हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। आर सहतुल्य तथा संगमक है किंतु सममित नहीं है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद में आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 16 है लास्ट क्वेश्चन 16। इसमें क्या किया है लास्ट क्वेश्चन 16 में,
दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r एक रिलेशन दे रखा है a, b such that a इक्वल b माइनस के 2 और कॉमा b ग्रेटर देन 6 है। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ये है, तो इसमें देखते हैं हम n क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय और r क्या है, r एक हमारा रिलेशन है और उसमें हमारी कंडीशन दे रखी है b माइनस के 2 और b हमारा ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए 6 से। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारा b जो है मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए, इसी कंडीशन से हम ऑप्शन से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए पहले में क्या है, पहले में हमारा 2 4 है, पहला क्या है ऑप्शन हमारा 2 4 है। तो इसमें हम क्या है कि हम देख लेंगे कि हमारा जो है b जो है 6 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन कैंसिल। दूसरा है, दूसरे में हमारा 3 और 8, तो देखिए 3 8, तो इसमें हमारा 8 जो है मतलब b पार्ट जो है 6 से बड़ा है, यहाँ तक तो ये ठीक है, b जो है हमारा 6 से बड़ा है। लेकिन हमारा क्या है कि ये कंडीशन जो a इक्वल b माइनस के 2, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस 2 इक्वल b। तो a में 2 जोड़कर कितना आना चाहिए b, तो यहाँ पे हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 5, तो इसका मतलब है हमारा सेकंड ऑप्शन भी जो है रॉन्ग है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया, 6 और 8, 6 और 8 दिया है। तो देखते हैं हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 8, यहाँ तक कंडीशन सही बन रही है। और 8 जो है क्या 6 से बड़ा है, ये कंडीशन भी बन रही है, 8 जो है 6 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारा इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है या सी विकल्प सही है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।